Hi guys, let's start with the another chapter, the ISLM model. Let me make you understand what is meant by ISLM model. Here you can see we'll study an equilibrium between the goods market and the money market. Here these words is, this is IS means investment and savings. इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स हमने जैसे पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हम लोग जो सेविंग्स करते हैं दैट ओनली बिकम्स द इन्वेस्टमेंट्स. तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम कर्व डिराइव होता है, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज IS कर्व. एंड LM कर्व इज द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स L स्टैंड्स फॉर डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी किसका फंक्शन होता है? हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम का. इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होंगी, एंड प्लस इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हमारी डिमांड फॉर मनी कम होती है. एंड M स्टैंड्स फॉर सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ मनी बाय बैंक्स, सेंट्रल बैंक. उसको हम किससे लिखते हैं? M से. सो इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी is called as LM curve, and equilibrium between saving and investment is, or investment and saving is called as IS curve. All right, so you can see goods market equilibrium में हम completely चीज़ें IS curve की पढ़ेंगे. IS curve किस तरीके से derive होता है diagrammatically and algebraically. Then what is IS curve and its slope किस तरीके का होता है, and fiscal policy का effect क्या है on the slope of IS curve, right? सिमिलरली हम मनी मार्केट, ये था गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. देन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स LM कर्व के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज LM कर्व, हाउ इट इज डिराइव्ड, डायग्रामेटिक डेरिवेशन एज वेल एज एल्जेब्रिकल डेरिवेशन, इट्स कर्व एंड इट्स स्लोप एंड इट्स पोजिशन. एंड देन फाइनली इन दोनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स विल सी द इक्विलिब्रियम बिटवीन IS एंड LM कर्व्स विच विल डिटरमाइन द वेरियस थिंग्स, विल गेट टू नो लेटर. And finally, because of this equilibrium, we'll derive the aggregate demand schedule and its algebraical treatment as well. And finally, monetary policy multipliers and fiscal policy multipliers. Multipliers आपको पता है क्या होता है? Multiplier is basically the effect of change. जैसे हम अगर income multiplier या investment multiplier पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब होता है? एज अ रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट उसका इफ़ेक्ट कितना होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. ऑल राइट, देन दे हैव बीन गिवन अ फॉर्मूलाज एट अ ग्लांस. यहाँ पे हम IS कर्व का, LM कर्व का, मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं IS और LM कर्व के. Right, it can be, we can check if it is there given in the books or the 10 years, then we'll solve them as well. All right, now let's starting with the IS curve. IS curve, as I told you, is the investment saving curve. No, at the terms IS and LM are the short forms for certain relationships. IS for goods market, which is where it says investment is equal to savings, and LM for money market equilibrium, where it says demand for money L is equal to supply for money M. All right, the model ISLM model analyzes the interactions and linkages between the goods and the money market. And कौन-कौन से variables का पता लगाता है? गुड्स मार्केट में वैल्यूज ऑफ इनकम एंड मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट, विच ब्रिंग्स अबाउट अ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द टू मार्केट्स. राइट, सो विल स्टडी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर्स एज वेल. मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? इट अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बाय वर्किंग थ्रू द मनी मार्केट, और फिस्कल पॉलिसी गुड्स मार्केट को इफेक्ट करती है. ऑलराइट, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करते हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. अभी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एंड फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ें बताई थी मैंने, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. राइट, इट अफेक्ट्स द कंजम्पशन, क्योंकि टैक्स से कंजम्पशन इफेक्ट होता है थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट, एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू द इंटरेस्ट रेट. ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द
goods market equilibrium and the what we call it as derivation of IS curve. Now IS curve होता क्या है? IS curve or schedule is a graphic representation showing different combinations of output level and interest rates which bring about a equilibrium in the goods market. So it's basically एक ऐसा कर्व है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम गुड्स मार्केट में? सो इट इज़ अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन. लेट मी शो यू आई एस कर्व. जब हम इसको डिराइव करेंगे, दिस इज़ द आई एस कर्व. इट शोज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट लेवल्स एंड द इंटरेस्ट रेट्स which bring about equilibrium in the goods market. All right, so let's start how we'll derive it. See, सबसे पहले आई एस कर्व डिफाइन करना मतलब इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व, राइट. सो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, इन्वेस्टमेंट का डिमांड. सो how would you derive the investment demand function or what is investment demand function? Investments क्या होती है? हम जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो उसका इक्वेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज आई विच इज, सो टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कितनी होती है? आई बार मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि होती है इकोनॉमी में. ऑटोनोमस मीन्स क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट इतनी होगी. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज़ बेसिकली फिक्स्ड, हम बोलते हैं ना बार जिस फैक्टर पर लगाते हैं, इट इज़ फिक्स्ड. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट. सो इतनी इन्वेस्टमेंट तो होगी. माइनस कर देंगे इसमें से बी आई स्टैंड्स फॉर, आई इज़ फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ लिखा है सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड बी इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, जैसे हम इलास्टिसिटी पढ़ते थे ना, बी फैक्टर मेजर्स हेयर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमारा इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट्स कम होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी. तो हमारा एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कितनी होगी? हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम है, कि इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट होनी है. उसमें से अगर मैं बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी इन्वेस्टमेंट वेरी करती है उसको लेस कर दूँ, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होगी इकोनॉमी में. लेट्स सी, बी मैचेस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज़ ऑलवेज मोर देन 0. So what we'll see as a rate of there is an inverse relationship between planned investment or investment spending and the rate of interest. Investment spending और planned investment भी हम इसको बोल सकते हैं. That means I and this big I, इन दोनों का inverse relationship होता है ना, this is rate of interest. ये तो हमें पता है, right? So you have hope you have understood this relationship. I bar is autonomous investment spending and I is the investment spending और planned investments. कितनी होगी autonomous spending में से हम, या autonomous investments में से हम, BI means degree of responsiveness to investment as a result of change in rate of interest. ये लेस कर देंगे तो हमारा I factor आ जाएगा, right? and this एक किस पे डिपेंड करता है मेरा IS का? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन एंड सेकेंड इज माई Second is incorporating the investment demand function in the aggregate demand identity. क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम क्या पढ़ा था अभी इससे पहले, हमने जब न्यूमेरिकल्स करे थे तो हमने इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या करते हैं? y इज इक्वल्स टू ए डी, ये हमने पढ़ा था. तो एग्रीगेट डिमांड मतलब नेशनल इनकम डिराइव करने के लिए हमें ये हम क्या करते हैं? आउटपुट गुड्स मार्केट में y से हम क्या करते हैं? आउटपुट, और ये कितने होते हैं? गुड्स डिमांडेड. तो आउटपुट शुड बी इक्वल टू द गुड्स डिमांडेड इन इकोनॉमी ना, इसीलिए इस लेवल पे हम इक्विलिब्रियम डिराइव करते हैं. तो अभी हम किसकी बात करेंगे? एग्रीगेट डिमांड की. एग्रीगेट डिमांड की आइडेंटिटी क्या होती थी? एडी कैसे निकालते थे हम? सी प्लस आई प्लस जी, याद है आप लोगों को? तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे. क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेटिंग द इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन इन द एडी आइडेंटिटी. तो हम किस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा, इक्वेशन डिराइव होगी? ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी. नाउ सी
हम यहाँ पे सारे फंक्शंस जो है के फॉर्मूलेज लिखेंगे बेसिकली, सब सारे वेरिएबल्स का। सी क्या होता था मेरा, कंजम्पशन स्पेंडिंग, कंजम्पशन क्या होता था, ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस मेरी ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हम फिक्स लेते थे, हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था। आई टोल्ड यू यू हैव टू रिवाइज कॉन्स्टेंटली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट दी अनदर चैप्टर। अगर ये ना समझ में आए, वीडियो को पॉज करके पहले पिछले चैप्टर्स रिवाइज करिएगा एंड देन डू इट। सी हैव अ वन गो रीडिंग ऑफ द वीडियो, then revise the course once again, you will be able to understand it more. So consumption में transfer payments plus this is what C1 minus T is 1 rupee मेरी income and tax, T is taxes, so that means this is disposable income. तो मेरी total Y is the disposable income, right? 1 minus T Y means disposable income. तो मेरा total consumption function आ गया ये autonomous consumption plus transfer payments plus this my disposable income, right? plus I function कैसे लिखेंगे, अभी हमने जो पढ़ा, autonomous investments minus BI अभी मैंने समझा चुकी हूँ, प्लस G which is also constant. सो अब मैं क्या करूँगी, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए सारे ऑटोनोमस फंक्शंस को बाहर निकालूंगी। और हमने पढ़ा था लास्ट में, सब ऑटोनोमस को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बार का यूज़ करते हैं। तो इन सब ऑटोनोमस को मैं कॉमन कर दूंगी। 4 फैक्टर्स यहाँ ऑटोनोमस है, CTRING, इसके लिए मैंने ए यूज़ कर लिया। बच गया क्या मेरा, C1 minus TY minus BI, right? So this is my identity. All right. Now equation 2 shows that this includes autonomous component of investment spending, and this is that part of aggregate demand function which is independent of, you know it, we have already discussed all this, right? So this was algebraical. Now we have done to derive IS curve, हमें ये 2 steps लेने पड़ेंगे. This was the you can say the algebraical डेरिवेशन भी हमें अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे. इन एल्जेब्रिक डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को ये वाली इक्वेशंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था. ऑल राइट, जस्ट टू वेट अ सेकेंड. आप लोगों को होपफुली ये समझ में आ गया था. नाउ आई वांट वन मोर थिंग यू टू अंडरस्टैंड. दिस बी का रेलिवेंस क्या होता है यहाँ पे. बी इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. Now see, it actually determines the slope of the investment function when B is large. मतलब क्या है कि लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्पॉन्सिवनेस लोगों में बहुत ज़्यादा है. तो अगर वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इन्वेस्टमेंट will be almost flat, and thus a small increase in the rate of interest will lead to a large decrease in the level of investment spending. राइट. एंड अगर बी कम होता है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव. तो जो इन्वेस्टमेंट कम होगा वो स्टीप होगा, और नियरली वी कैन से इट बी वर्टिकल. सो दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस शेप और स्लोप ऑफ द कर्व. दिस बी इज़ द रीज़न फॉर दिस स्लोप ऑफ द कर्व, राइट, क्योंकि इन दोनों के आपस में रिस्पॉन्सिवनेस. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम टू द डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ IS कर्व. लेट्स सी. जैसे हमने यहाँ अल्जेब्रिकली देखा एग्रीगेट डिमांड कर्व पे क्या फ़र्क पड़ रहा था, वही हम यहाँ पे भी देखेंगे. सो दिस इज़ माय एक्स एक्सिस ऑन विच इनकम एंड आउटपुट इज़ डिपिक्टेड. यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है. दिस इज़ द इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व. ये इक्वेशन हमने अभी अंडरस्टैंड करी, राइट. सो ये लाइन आप लोगों को याद है. दिस इज़ 45 डिग्री लाइन जहाँ पे AD इज इक्वल्स टू Y इक्विलिब्रियम होता है. गुड्स आउटपुट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ डिमांडेड. नाउ इस ग्रिड लाइन को जब मेरा AD कर्व इंटरसेक्ट करता है, दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इसी लाइन, इस पॉइंट से पैरेलली हम एक डाउन पैनल पर ड्रॉ करेंगे एंड विल एलोकेट इनकम आउटपुट लेवल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हेयर. सो फर्स्ट पॉइंट मेरा डिटरमाइन होता है E, जहाँ पे हम नीचे वाले लेवल पे या पैनल पे ये वाला पॉइंट डिराइव करते हैं. एट दिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इज़ I1 एंड माई इनकम और आउटपुट इज़ OY.
All right, for a given level of rate of interest, say I1, the last term of equation b1i is a constant. Maybe you will not understand this, or it's not required to write all this. So this equilibrium points give us one point on IS curve, that is one combination of income and interest rate which brings equilibrium in the goods market. All right, now with the decrease in the rate of interest कम हुआ तो मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. इन्वेस्टमेंट के बढ़ते ही मेरा एग्रीगेट डिमांड आइडेंटिटी भी बढ़ जाएगा एंड इट विल मूव टू अपवर्ड मूव करेगा, तो मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ चला जाएगा. पैरेलली टू दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन द लोअर पैनल will get one more combination of interest rate and income levels. This point, by joining these points we will derive the IS curve. All right, now see, with the decrease in interest rate there will be an increase in the level of investment spending. तो मेरा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स, नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा E1 पे एंड करस्पॉन्डिंग लेवल मेरा OY से OY1 पे चला जाएगा. All right, another pair of interest rate and income. This will, as a result of decrease in interest rate, my income and output will increase and will obtain the IS curve. All right, this negative slope of IS curve shows that increase in aggregate demand shows the increase in aggregate demand due to rise in the investment बढ़ी तो aggregate demand बढ़ी, और investment क्यों बढ़ी, because of fall in the rate of interest. Right, so IS curve or goods market equilibrium shows, or schedule shows, all the combinations of income and rate of interest equilibrium जिस पर हो अचीव होगा, right, at which planned spending equals income. So goods market is an equilibrium all along the IS curve. All right, now we'll see how to algebraically derive the IS curve. Now see, you'll easily understand this. This is the identity of equilibrium. Y is equals to AD. AD में हम यहाँ पर ये वाला जो हम सॉल्व करके लेकर के आए थे ये आइडेंटिटी डालेंगे. A बार C 1 माइनस T Y माइनस बी आई. अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वाला पार्ट हम यहाँ लेकर के आ गए लेफ्ट साइड पे, y माइनस सी, ये वाला पार्ट इधर लेकर के आ गया 1 माइनस सी 1 माइनस टी वाई, और ये रह गया a बार माइनस बी आई. राइट, और वी कैन राइट इन दोनों में हमने क्या करा, y और इस वाले पार्ट में y कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस सी 1 माइनस टी. फाइनली y क्या आ जाएगा ये, और वी कैन सी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. आपको याद